हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवधर दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लेक्चर बाय देव दुबे में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेबर लॉ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी देव दुबे। सबसे पहले हम कंटेंट्स को देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो देखा जाए तो हम पूरे एक्ट को इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरीली हम इसके ऑब्जेक्टिव और हिस्ट्री को देखेंगे, फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देखेंगे, इसके प्रोविजंस को देखेंगे और जो इसके अंदर अथॉरिटीज़ बनाई गई है इस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए, उन अथॉरिटीज़ के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। पहला, जो इसका नाम ही बताता है, इक्वल रिम्यूनरेशन, यानी इक्वल भत्ता और इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। किसको? महिलाओं और पुरुषों को। यानी एक तरीके से ये इक्वल सैलरी की बात करता है महिलाओं और पुरुषों को जो भी एम्प्लॉयमेंट में है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, तो इनकी बात करता है कि आप इक्वल भत्ता देंगे, इक्वल सैलरी देंगे। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस पर महिलाओं के साथ, और उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार होने चाहिए और उतने ही सैलरी और उतने ही रिम्यूनरेशन मिलने चाहिए। इसकी बात करता है। यानी टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। पहला कि इक्वल रिम्यूनरेशन मिले और दूसरा कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए महिलाओं के साथ किसी जेंडर के बेसिस पे, यानी जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की, तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा समाज और साथ ही साथ पूरा विश्व शुरुआत में महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता था और उन्हें खरीद सकता था, बेच सकता था, क्योंकि उन्हें एक वस्तु मानता था और उनके साथ ढेर सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, भेदभाव होते थे, उनके अधिकारों का हनन होता था, उनका शोषण होता था अलग अलग तरीके से, और कभी भी उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना गया, पुरुषों के समान कभी भी नहीं माना गया। इसका कारण यह था कि पुरुष समाज जो हमारा था, पुरुष प्रधान समाज, वो यह मानता था कि पुरुष जो है शारीरिक रूप से महिलाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं और उनका सुपरविज़न और डोमिनेंस महिलाओं पर होना चाहिए। तो ये एक कारण था जो पुरुष प्रधान समाज में एक अवधारणा बन गई कि वो महिलाओं से श्रेष्ठ है। जब हमारा संविधान बना तो महिलाओं की जो भी परिस्थिति थी उसको देखते हुए दो आर्टिकल्स जो हमारे संविधान में दिए गए, एक आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है कि हर व्यक्ति समाज में, चाहे महिला हो, पुरुष हो या किसी भी बेसिस पर, वो समान है और उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और दूसरा 15 क्लॉज 3 जो बताता है महिलाओं और बच्चों के लिए कि अगर सरकार चाहे तो कुछ विशेष कानून बना सकती है इनके हितों की रक्षा करने के लिए और इनके हितों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी 15 क्लॉज 3 का यूज़ करते हुए कई सरकारों ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई कानून बनाए, कई पॉलिसीज़ बनाई जिसमें महिलाओं के हित को ध्यान दिया गया, महिलाओं के इंटरेस्ट को देखते हुए कई कानून बनाए गए। उन्हीं कानूनों में से एक कानून द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो था, जो महिलाओं के लिए, महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन हुए, उसका भी एक परिणाम स्वरूप इस एक्ट को देखा जा सकता है। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर तनख्वाह, सैलरी, रिम्यूनरेशन मिल सके। इसको देखते हुए सरकार ने एक्ट पास किया कि जो भी महिलाएं पुरुषों के समान वर्क कर रही हैं, काम कर रही है किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में, उनको पुरुष के बराबर ही सैलरी मिलनी चाहिए, रिम्यूनरेशन मिलनी चाहिए और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस बेसिस पर कि वो पुरुष है और वो महिला, यानी जेंडर बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो ये एक्ट पूरे भारत पर एज इट इज़ एप्लीकेबल है और इस एक्ट का नाम है द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। और इसी एक्ट के द्वारा पुरुषों को और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं वेजेस और रिम्यूनरेशन प्राप्त करने के, किसी भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट से या फिर किसी फैक्ट्री से। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, क्योंकि जो भी अधिकार इस एक्ट में दिए गए वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से ही प्राप्त होंगे। तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कौन। जो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एक्ट है वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है, ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पीछे शेड्यूल में दिए गए हैं उन्हीं पर यह एक्ट एप्लीकेबल होता है। और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो किसी पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर किसी रेलवे में एम्प्लॉयड हो, या फिर किसी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय हो, किसी ऐसे इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक एक्ट बना के, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट ने एक्ट बना के पास किया हो, तो ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ इस एक्ट का बेनिफिट पाएंगे
और इस एक्ट में इंक्लूड होंगे और उस समय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाती है। यानी जहाँ पे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, रेलवे है या फिर इस तरीके से कोई सेंट्रल एक्ट बना के दिया गया है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है और ऐसे सेंट्रल एक्ट से बने हुए एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाती है। अगर हम बात करें मैन एंड वुमेन की, क्योंकि यहाँ जो भी राइट्स दिए गए हैं वो वुमेन और मैन को ही ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं कि इनमें इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैन एंड वुमेन का मतलब है मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे किसी थर्ड जेंडर को इंक्लूड नहीं किया गया, इस एक्ट का बेनिफिट नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल को ही मैन और वुमेन के डेफिनेशन में रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है इस पूरे एक्ट का वो है सेम वर्क या फिर वर्क ऑफ नेचर, सेम वर्क ऑफ नेचर। तो ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सभी महिलाओं और पुरुषों को बराबर मिलेंगे रिम्यूनरेशन के? तो तभी पॉसिबल है जब वो महिलाएं और पुरुष सेम वर्क में यानी सेम वर्क में इन्वॉल्व है, वो सेम काम कार्य कर रहे हो, उसके लिए उन्हें सेम सैलरी मिल सकती है। तो सेम वर्क का यहाँ पे डेफिनेशन है वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्किल एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेम। यानी जहाँ पर सेम स्किल की ज़रूरत हो, जहाँ पर सेम एफर्ट लगाया जा रहा हो, जहाँ पर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वहीं पर आपको सिमिलर क्या होता है सैलरी मिल सकती है। साथ ही साथ स्किल एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेम वर्किंग कंडीशन भी होने चाहिए इस एक्ट का बेनिफिट लेने के लिए। यानी किसी महिला को तभी यह अधिकार मिलेगा कि वो पुरुष के बराबर रिम्यूनरेशन प्राप्त करे जब वो सेम वर्क कर रही हो, सेम एफर्ट कर रही हो, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हो और सेम वर्किंग कंडीशन हो, तभी वो महिला पुरुष के बराबर रिम्यूनरेशन प्राप्त करने के अधिकारी होगी। यानी अगर इसके अलावा उसको कुछ डिफरेंट तरह का काम दिया गया है, पुरुष कुछ डिफरेंट तरह के काम कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर यह एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है और वहाँ पर सैलरी डिफर कर सकती है। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई इनइक्वालिटी ना हो जाए। लेकिन अगर काम ही अलग अलग है तो जाहिर जाता है काम के हिसाब से सैलरी डिफाइन होगी। तो हो सकता है वुमेन को कोई छोटा काम दिया गया हो तो उनको उस हिसाब से सैलरी मिल रहा हो, पुरुष को कोई कठिन काम दिया गया तो उसको उस हिसाब से सैलरी मिल रहा हो। तो अगर सेम काम दिया गया है, सेम स्किल है, सेम एफर्ट है, तभी ये एक्ट एप्लीकेबल होकर उन्हें सेम भत्ता या रिम्यूनरेशन मिलेगा। अगर हम बात करें सेक्शन 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे इक्वल। मतलब जो भी एम्प्लॉयर होगा उसका एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है कि वो जो भी एम्प्लॉई है उसको बराबर इक्वल रिम्यूनरेशन दे और किसी भी प्रकार से सेम वर्क के लिए, जो मैंने पिछले डेफिनेशन बताया कि सेम वर्क के लिए किसी भी प्रकार से दूसरे जो अपोजिट सेक्स का जो व्यक्ति है उसको कम रिम्यूनरेशन ना दे। मतलब अगर मेल को वो रिम्यूनरेशन दे रहा है 10 रुपये तो सेम वर्क के लिए फीमेल को भी 10 रुपये मिलने चाहिए। फीमेल को अगर 10 रुपये दे रहा है तो सेम वर्क के लिए मेल को भी 10 रुपये मिलने चाहिए। तो यहाँ सेक्शन 4 में सबसे बड़ी बात है, यहाँ वर्ड जो यूज़ किया गया वो अपोजिट सेक्स किया गया है। यानी यहाँ पर वाइस वर्सा भी हो सकता है मेल को कम मिल रहा हो, फीमेल को ज़्यादा मिल रहा हो। तो ऐसे केसेस में इस सेक्शन का यूज़ मेल भी कर सकते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन प्राप्त करने के। दूसरा जो इसका पॉइंट है सेक्शन 4 का वो ये है कि जो भी एम्प्लॉयर है, तो अगर जैसे मान लीजिए किसी पुरुष को 10 रुपये मिल रहा है, महिला को 8 रुपये मिल रहा है, तो कोई एम्प्लॉय ये नहीं कर सकता कि पुरुष को भी 8 रुपये कर दे, उसका सैलरी को घटा दे, रिम्यूनरेशन को घटा दे। ऐसा नहीं कर सकता। ये सेक्शन 4 बताता है कि कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट को कंप्लाई करने के लिए किसी की सैलरी या रिम्यूनरेशन घटा नहीं सकता। दूसरा चीज़ है कि जब ये एक्ट एप्लीकेबल होता है उस समय 2 रेट्स थे, एक 10 रुपये थे, एक 8 रुपये थे। महिलाओं को 8 रुपये मिल रहे थे, पुरुषों को 10 रुपये मिल रहे थे। तो ऐसे केस में जब ये एक्ट एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे जो हायर पेबल था अमाउंट था वही मिनिमम वेज हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो वही मिलना चाहिए। यानी अगर 8 रुपये और 10 रुपये थे तो जो हायर पे था यानी 10 रुपये, तो महिलाओं को भी 10 रुपये मिलेंगे, पुरुषों को भी 10 रुपये मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आप रेट घटा नहीं सकते, किसी को कम नहीं दे सकते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कोई वर्कर अगर चाहे कि वो रिम्यूनरेशन जो उसको मिल रहा है सैलरी या फिर वर्क के लिए जो पैसे मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, उसे कम करा सके या ज़्यादा करा सके, तो उसमें कोई प्रकार से रिवीजन करने का राइट, उसको जो रेट्स है जो वेजेस है उसको रिवाइज करने का राइट वर्कर्स के पास नहीं है किसी भी प्रकार से। तो सेक्शन 4 सीधी सीधी बात करता है एम्प्लॉयर को इक्वल पेमेंट करनी पड़ेगी मेल और फीमेल को, वो सैलरी या फिर पेमेंट घटा नहीं सकता किसी लोग का।
और जो भी हाईएस्ट पेड था एक्ट की इम्प्लीमेंट होने से पहले वही पेएबल अमाउंट होगा सेक्शन 4 के अनुसार। सेक्शन 5, नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट, यानी कोई भी एम्प्लॉयर रिक्रूट करते समय, किसी व्यक्ति को जॉब पर रखते समय, किसी वर्कर को जॉब पर रखते समय, जब वो जॉब सेम वर्क के लिए है, यानी वो रिक्रूटमेंट जो कर रहा है, वो जॉब पर रख रहा है, वो सेम वर्क के लिए है, तो किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता जेंडर के बेसिस पर। यानी किसी महिलाओं को यह नहीं कह सकता कि आपको मैं एम्प्लॉय नहीं कर सकता, या फिर मैं करूँगा तो कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन बना दे जिससे वो कोई भेदभाव करना चाह रहा हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में एक अवधारणा बन गई है कि महिलाएं पुरुषों से कम समर्थवान है किसी कार्य को करने के लिए जहाँ पे शारीरिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हर एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि क्यों ना मैं सेम सैलरी मुझे जब देनी है तो क्यों ना मैं पुरुषों को ही रखूँ, महिलाओं को ना रखूँ, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा रहे कि महिलाएं कुछ कम काम करेंगी और मैं अपना घाटा नहीं कर सकता। तो हो सकता है पुरुषों को ही रिक्रूट करने के लिए और जॉब पर रखने की सोचे। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 5 जोड़ा गया इस एक्ट में कि आप अगर चाहे तो भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी महिलाओं के साथ। आपको नौकरी पर रखना भी है महिलाओं को, और साथ ही साथ ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन भी नहीं ला सकते उसके जॉब में कि आप किसी प्रकार से उसके जॉब में किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन कर ले जेंडर के बेसिस पे कि आप महिला हैं इसलिए मैं आपसे हो सकता है कुछ ज़्यादा देर काम कराऊँ, या हो सकता है मैं कुछ सैलरी कम दूँ, या फिर कोई और जो बेनिफिट्स है वो मैं ना दूँ। तो किसी भी प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सेक्शन 5 के अनुसार, सिर्फ इस बेसिस पर कि आप महिला हैं, यानी जेंडर के बेसिस पर। तो दो तरह की ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है सेक्शन 5, एक रिक्रूटमेंट करते समय यानी नौकरी पर रखने से पहले, और दूसरा नौकरी पर रखने के बाद। तो दोनों प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, इलीगल है। साथ ही साथ इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है कि अगर कोई सरकार चाहे तो लॉ बना के या फिर कोई ऑर्डर पास करके कुछ रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और वुमेन को वहाँ पे प्रोहिबिट कर सकती है कि आप वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हो सकती ऐसे जॉब्स के लिए, ठीक है। जैसे कि आर्मी का था, आर्मी में कुछ दिन पहले तक महिलाएं अलाउड नहीं थी, वहाँ पे सरकार ने बोल रखा था कि महिलाएं नहीं हो सकती, उन्हें उस काम के लिए उचित नहीं माना जाता सरकार के द्वारा। तो ऐसे क्षेत्र में वो यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता और सरकार की जो लॉ है उसमें ये एक्सेप्शन के अंदर आ जाता और ये सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी नहीं होती उस पर्टिकुलर केस में। साथ ही साथ इस जो सेक्शन है सेक्शन 5, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता रिजर्वेशन ऑफ SC/ST पर, एक्स सर्विसमैन या फिर रिटेंड एम्प्लॉय के राइट्स पर। यानी ये सेक्शन कोई भी प्रकार से इनके राइट्स को इफेक्ट नहीं करता। 6, एडवाइजरी कमेटी। सेक्शन 6 डील करता है एडवाइजरी कमेटी से। इसके अकॉर्डिंग जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वह चाहे तो एक या एक से अधिक ऐसी कमिटीज़ को फॉर्म कर सकती है जिसका मेन ऑब्जेक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, यानी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करना भी इसी कमेटी का दायित्व होगा। इस कमिटीज़ में एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए और इनमें से 50% वुमेन होनी चाहिए। यह जो एडवाइस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को वो इन चीज़ों पे दे सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ़ वुमेन एम्प्लॉयड, यानी किसी एक रोज़गार में कितनी महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, किस तरह के काम उनसे कराए जाने चाहिए, कितने घंटे काम कराए जाने चाहिए, किस सिचुएशन में उनसे काम कराए जाने चाहिए, साथ ही साथ कितनी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलनी चाहिए जॉब की, यानी कि एक प्रकार से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से जो भी चीज़ें होगी वे एडवाइजरी कमेटी इन सब बातों पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। साथ ही साथ इस कमेटी को पास ये पावर होगी कि वो अपने प्रोसीजर जो भी रूल रेगुलेशन है वो खुद ही बना सके और खुद ही इसको फॉलो कर सके। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन सभी एडवाइसों को सुनने के बाद और दोनों साइड के यानी जो एम्प्लॉयर है उसको सुनने के बाद, एम्प्लॉय को भी सुनने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकती है और उस डायरेक्शन को फॉलो करना जाहिर सी बात है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए बाइंडिंग होगा। अथॉरिटीज़ फॉर क्लेम्स एंड कंप्लेंट। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, वह कुछ जुडिशियल अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश करेगी, इनमें कुछ ऑफिसर को अपॉइंट करेगी और उनके जुरिस्डिक्शन को तय करेगी जो यह डिसाइड करेंगे कंप्लेंट्स को और क्लेम्स को। यानी अगर कोई क्लेम आ रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं मिला सेम रेट पर सेम वर्क के लिए, या फिर कोई कंप्लेंट आ रहा है कि किसी प्रोविज़न का वायलेशन होता है इस पर्टिकुलर एक्ट के, इन सारे मैटर को वो सुनेगा, इस पर चाहे तो इंक्वायरी बैठाएगा, इसके बाद डिसाइड करेगा इस पूरे मैटर को। और यह हो सकता है डायरेक्शन दे कि वो जो पेमेंट बाकी है इक्वल रेट करने के लिए वो पेमेंट किया जाए, या फिर कुछ अलग तरह का अगर ऑर्डर देना है, कुछ एडुकेट स्टेप्स लेने हैं, उसे कुछ
अलग तरह की कार्रवाई करनी है तो वो भी कार्रवाई कर सकता है। इसके पास ढेर सारे पावर्स रहेंगे। सिविल कोर्ट्स के पास जितने पावर होते हैं इस पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ को सारे पावर्स मिले हुए हैं। वह कोई भी एविडेंस कोर्ट में पेश करने के लिए बोल सकता है, वह किसी भी विटनेस को कोर्ट में बुला सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल कर सकता है। जितने भी पावर सिविल कोर्ट्स को मिले हैं वो सारे पावर इसके पास होंगे। कंटेम्प्ट के पावर तो जाहिर सी बात है अपने आप आ जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ इसको क्रिमिनल कोर्ट माना जाएगा सेक्शन 195 ऑफ CRPC के अंतर्गत भी। अगर हम अपील की बात करें तो इस पर्टिकुलर अथॉरिटी से कुछ एक अपीलेट अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसमें अपील लाई कर सकती है इस पर्टिकुलर अथॉरिटी से। अगर आप एग्रीड पार्टी है, आप इसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास। और यह जो 30 दिन का डे है, आपको अपील करने के लिए 30 दिन का ही समय है। इसे जाहिर सी बात है रीजनेबल ग्राउंड पे 30 दिन के लिए फर्दर बढ़ाया भी जा सकता है। मिसलिनियस प्रोविज़न सेक्शन 8 और इसके बाद के सारे सेक्शन मिसलिनियस प्रोविज़न के अंतर्गत आते हैं। ये सब छोटे छोटे सेक्शन हैं, ये छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे कि सेक्शन 8 बात करता है ड्यूटी टू मेंटेन रजिस्टर, यानी हर एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी होगी कि एक रजिस्टर को मेंटेन करे जिसमें एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, साथ ही साथ क्या काम उसने किया, नेचर ऑफ वर्क, किस रेट पे उसे पेमेंट मिली, ये सभी को मेंटेन करे उस रजिस्टर में, इन सभी इन्फॉर्मेशन को। और इसे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्लेस पर रखे जिससे कभी भी इंस्पेक्टर इसे विजिट करके उस पर्टिकुलर प्लेस पर एग्जामिन कर सके। सेक्शन 9 में इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है और यह जो अपॉइंटमेंट होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। और इन इंस्पेक्टर को वही पावर्स है जो फैक्ट्रीज एक्ट में किसी इंस्पेक्टर को मिलती है, जैसे कि किसी भी प्लेस में प्रीमाइसेस में एंटर करने को, किसी भी लोग से एग्जामिन करने को, कोई चीज़ को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने को, किसी चीज़ को सीज करने को, ये सारी पावर इस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर को है कि ये एक्ट पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। इस चीज़ को इंश्योर करने के इंस्पेक्टर को सारी पावर्स दी गई है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन 9 के अंतर्गत। सेक्शन 11 है ऑफेंसेस बाय कंपनी, यानी कोई ऑफेंस जो इस पर्टिकुलर एक्ट में बनाया गया अगर वो कंपनी करती है तो कंपनी के जितने भी मैनेजिंग हेड्स होंगे, CEOs होंगे, ये सारे पनिशेबल होंगे इस पर्टिकुलर एक्ट में, अनलेस एंड अनटिल वो ये प्रूव कर ले कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस ली और उनके किसी और आदमी ने बिना उनके नॉलेज के, कंसेंट के या कन्वीनियंस से उसने यह काम किया है, तभी वो पनिशेबल नहीं होंगे। वरना सभी मैनेजिंग हेड्स, CEOs, डायरेक्टर्स पनिशेबल होंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के। सेक्शन 12 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की, यानी जो भी ऑफेंस बनाया गया उसका कॉग्निजेंस या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले सकता है फर्स्ट क्लास का, या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर इससे ऊपर के मजिस्ट्रेट ले सकता है। इससे नीचे के मजिस्ट्रेट इन सब ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। साथ ही साथ जो भी कॉग्निजेंस लेगा वो या तो गवर्नमेंट या ऑफिसर के कंप्लेंट पर होगा या फिर कोई एग्रीड पार्टी या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लेंट पर ही वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। यानी कंप्लेंट या तो गवर्नमेंट कर सकती है या उसका कोई ऑफिसर या कोई एग्रीड पार्टी या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर कोई कंप्लेंट करता है तो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। सेक्शन 13 बात करता है पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 14 बात करता है कि पावर टू गिव डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ रूल्स बनाए या कुछ डायरेक्शंस इशू कर सके। सेक्शन 16 बात करता है कि कोई डायरेक्शन कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इशू कर सकती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेक्शन 17 सबसे इंपॉर्टेंट है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, यानी अगर कोई डिफिकल्टीज आती है तो उसको रिमूव करने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट करती है या उस पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में वेस्ट करती है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।